एकांकी सप्तक मैंने आपको बताया था, हमें ये वाला एकांकी सप्तक कैसे पढ़ना है। इसमें 7 एकांकी हैं और आपने अपना एक चार्ट बना लिया होगा। मैंने आपको चार्ट बनाने का तरीका बताया था। एकांकी का नाम, देन एकांकीकार कौन, उसके लेखक हैं, फिर एकांकी के कौन कौन से पात्र हैं, और एकांकी क्या मूल संवेदना क्या है, उसका मूल उद्देश्य क्या है। इस तरीके से आपको एक चार्ट बनाना था। आपने बनाया होगा, ये चार्ट बन जाता है तो आपके लिए काम बहुत आसान रह जाता है। फिर मैंने आपको बताया था कि हम कोई भी एकांकी पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे, कैसे पढ़े कि प्रश्न कैसे आए, पहले ये मालूम पड़ना चाहिए प्रश्न कैसे आते हैं। तो मैंने आपको प्रश्नों के प्रकार बताए थे कि प्रश्न कैसे आ सकते हैं। एकांकी की तात्विक समीक्षा पे आ सकता है, उसके चरित्र मुख्य पात्र के चरित्र चित्रण पे आ सकता है, मूल संवेदना पे आ सकता है, कथा सार पे आ सकता है, उसके शीर्षक की सार्थकता के पर आ सकता है। पूरा वीडियो हम बना चुके हैं इस पर और आपको बता चुके हैं। फिर एकांकी के तत्व, ये भी मैं आपको बहुत डिटेल से बता चुकी हूँ कि एकांकी के 7 तत्व होते हैं। मैंने एक और बता दिया था, संकलन त्रय। तो कुल मिलाकर हम देखें तो एकांकी के 8 तत्व होते हैं। कौन कौन से होते हैं, जरा दोबारा से बताएं मुझे। वेरी गुड। कथानक, पात्र एवं चरित्र चित्रण, कथोपकथन एवं संवाद, वेरी गुड। भाषा शैली, वेरी गुड। देश काल एवं वातावरण, उद्देश्य, मंचीयता, वेरी गुड। और एक संकलन त्रय। ठीक है, संकलन त्रय को अपन अलग से भी रखें तो बहुत बढ़िया रहेगा। ये 8 तत्व आपको याद होने चाहिए और इन 8 तत्वों को दिमाग में रखते हुए ही हमें कोई एकांकी पढ़ना है। आज हम एकांकी शुरू कर रहे हैं उत्सर्ग। मैं आपको देखो, पढ़ तो आप सब लेंगे, आपको रीड करना आता है, आप रीड कर लेंगे, आप प्रश्नों के उत्तर भी रख लेंगे, लेकिन मैं आपको तरीका बता रही हूँ कि जब भी हमको एकांकी पढ़ें तो हमारी पढ़ने की विधि क्या होनी चाहिए। सबसे पहले हमें उसे लेखक का नाम मालूम है ना। जैसे उत्सर्ग एकांकी है, इसके लेखक हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा। तो हमें डॉक्टर रामकुमार वर्मा के बारे में ज्यादा नहीं, थोड़ा परिचय मालूम होना चाहिए। आपको मालूम है, जब मैंने आपको कविताएं भी पढ़ाई है तो मैंने हर कवि का परिचय आपको जरूर बताया। तो हमको थोड़ा सा कवि का जो लेखक है उसका परिचय मालूम होना चाहिए और उसके लिए हमें कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। देखिए, आपके ही किताब में उस एकांकी का परिचय दे रखा है। अब यहाँ तो काफी डिटेल में दे रखा है, हमें इतनी डिटेल में परिचय नहीं चाहिए। हमें एक तरीके से इनकी भूमिका, उत्सर्ग एकांकी में से कोई भी प्रश्न आए, मैं आपको आज एक बात और बताने वाली हूँ। जब भी हम किसी प्रश्न का उत्तर लिखते हैं, हमारे सामने सबसे पहली प्रॉब्लम होती है, शुरुआत कैसे करें। होती है नहीं होती है? और उसको सोचते सोचते आप 2-5 मिनट निकाल लेते हैं, इस लाइन से शुरू करूंगा, इस लाइन से नहीं शुरू करूंगा, ऐसे कैसे करूं। आप क्या करो, आपके 7 एकांकी है, 7 एकांकियों का एक छोटी छोटी सी प्रस्तावना लिख के रख लो कि कोई भी प्रश्न आएगा, मुझे अपने इस प्रश्न का उत्तर इसी पैराग्राफ से शुरू करना है। आपका काम आसान हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। 7 एकांकी है, 7 छोटे छोटे पैराग्राफ लिख के रख ले। कोई सा भी प्रश्न आ जाए, कोई सा भी, हरी घास पर घंटे पर प्रश्न आ गया, आपके पास एक छोटा सा परिचय लिखा हुआ है कि कोई भी प्रश्न आ जाएगा इसमें से, मैं तो शुरुआत तो ऐसे करूंगी, चाहे चरित्र चित्रण का आ जाए, चाहे कथा सार का आ जाए, चाहे समीक्षा का आ जाए, कोई भी आ जाए तो काम आसान हो जाएगा। तो हम इसी तरीके से उत्सर्ग जो एकांकी है, इसका एक छोटा सा परिचय बना लेते हैं। अब ये परिचय कहाँ से बनाएंगे, मैं कोई ऊपर से या आसमान से कोई परिचय नहीं लेके आ रही हूँ, आपकी किताब में से निकाल रही हूँ। मैं क्या करूंगी, इसका एक छोटा सा पैराग्राफ बनाऊंगी इसके लेखक के परिचय का। तो देखो कहाँ से ले रही हूँ, इतना बड़ा है, इतना बड़ा तो हमें नहीं करना है, हम इसकी कुछ जो इंपॉर्टेंट जो पंक्तियां वो ले लेंगे कि डॉक्टर रामकुमार वर्मा कवि, नाटककार, प्रसिद्ध एकांकीकार तो है ही, साथ ही साथ एक समर्थ आलोचक के रूप में भी प्रसिद्ध रहे हैं। इन्हें नाट्य सृजन और एकांकी के द्वारा ही सर्वाधिक प्रसिद्धि प्राप्त हुई है। क्योंकि हम एकांकी की बात पढ़ रहे हैं और डॉक्टर वर्मा को हिंदी एकांकी का जन्मदाता माना जाता है, जनक माना जाता है। ये मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया था। तो ये लाइनें कितनी मतलब कहना चाहिए विशिष्ट है डॉक्टर रामकुमार वर्मा के लिए। हमने ये छोटी सी 3-4 लाइनें ले ली और फिर हमने लिख दिया, वर्मा जी ने 3 प्रकार के एकांकी लिखे हैं, सामाजिक, ऐतिहासिक और भावात्मक। बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम तो एक संक्षिप्त परिचय बना रहे हैं। और वर्मा जी के एकांकी अनुभूतियों के सजीव चित्रण, मनोविज्ञान के स्पर्श, सजीव पात्र, अर्थगर्भित भाषा, सफल मंचेता एवं प्रभाव की सघनता के लिए जाने जाते हैं। हमने क्या किया, हमने डॉक्टर रामकुमार वर्मा का थोड़ा सा परिचय दे दिया, उनके एकांकी के प्रकार बता दिए और उनकी एकांकी की विशेषता बता दी। एक पैराग्राफ बन गया, एक पैराग्राफ तो बना दिया हमने लेखक से संबंधित। अब हमने बताया उत्सर्ग वर्मा जी का एक प्रसिद्ध एकांकी है। हम क्यों कह रहे हैं बहुचर्चित प्रसिद्ध एकांकी है वास्तव में, लेकिन हमारे कोर्स में तो हमारे लिए तो और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया। तो हमने फिर दूसरा पैराग्राफ यहाँ से शुरू किया कि उत्सर्ग डॉक्टर वर्मा का एक बहुचर्चित एकांकी है। और अब
अब इस पैराग्राफ में हमको उत्सर्ग एकांकी के बारे में बताना है। प्रस्तुत एकांकी का उद्देश्य विज्ञान की उपलब्धियों के समक्ष मानव द्वारा राग संबंधों की विजय पर चित्रित है। मैंने आपको बताया था कि विज्ञान पर मानवीय संवेदनाओं की जीत बताई है। डॉक्टर शेखर पुत्री की जीवन रक्षा के लिए अपनी कठिन साधना के परिणाम स्वरूप प्राप्त उपलब्धि यंत्र को भी नष्ट कर देते हैं। लेखक का संदेश है कि अधिक ज्ञान पाकर भी मनुष्य सुखी नहीं है, उसने अपनी मानसिक शांति को खो दिया है। विज्ञान भले ही दिशा और काल पर विजय पाले, किंतु मानवीय संबंधों के सामने वह तुच्छ है। इसके साथ ही इस एकांकी में कर्तव्य और प्रेम के संघर्ष की समस्या को भी प्रस्तुत किया है। ये चीज हमने क्या बता दी, उत्सर्ग एकांकी की जो मूल भावना थी वो बता दी। और आपको मालूम है तो मैंने उत्सर्ग एकांकी की आपको अपने शब्दों में बताया था कि उत्सर्ग एकांकी में विज्ञान पर मानवीय प्रेम की जीत बताई है। कैसे कि डॉक्टर साहब एक एपरेटस बनाते हैं जिसमें वो सूक्ष्म शरीर यानी कि मृत्यु के बाद भी आत्माओं को बुलाते हैं, उनसे बात करते हैं। जब छाया देवी की आत्मा आती है और छाया देवी की आत्मा डॉक्टर साहब से नाराज है, वो नहीं चाहती कि वह मृत्यु के बाद के जो जीवन है उसमें कोई मानव हस्तक्षेप करे, तो वो डॉक्टर साहब के सामने एक प्रश्न रख देती है कि आप अपने अपराटस को तोड़ दें। तो जब तोड़ने के लिए राजी नहीं होते तो उन्होंने ये भी कहा कि या चुन लीजिए, या तो अपनी बेटी मंजिला को चुन लीजिए या अपराटस को तो चुन लीजिए। तो अंत में जो उन्होंने इतनी मेहनत के साथ ऐसी खोज की जो आज तक किसी वैज्ञानिक ने नहीं की थी, कि उन्होंने ऐसा यंत्र बना लिया था कि मृत्यु के बाद वो सूक्ष्म आत्माओं को शरीर का रूप देकर उनसे बातचीत किया कर लेते थे। वो अपनी बच्ची की प्रेम के सामने उस अपराटस को तोड़ देते हैं। दुनिया के सामने जो उन्हें ख्याति मिल सकती थी अपने इस यंत्र के द्वारा, वो खत्म कर देते हैं। ये मैंने अपने शब्दों में आपको बताया। असर अर्थात त्याग, बलिदान। इस एकांकी में डॉक्टर शेखर के त्याग और बलिदान की बात बताइए कि किस तरीके से जो डॉक्टर शेखर हैं वो मानवता के लिए, अपनी मित्रता को सुरक्षित रखने के लिए, अपने जो इतनी तपस्या के बाद उन्होंने वैज्ञानिक खोज की है उसका भी त्याग कर देते हैं। वो अपने सुखपूर्ण जीवन का त्याग करके विज्ञान की खोज में लगे हुए हैं। उन्होंने अपने सुखपूर्ण जीवन का भी त्याग किया है और विज्ञान की खोज में लगे हुए हैं। मानवता को सुख देने के लिए वो मृत्यु के रहस्य को खोजना चाहते हैं कि लोग मृत्यु से बहुत डरते हैं, बहुत दुखी होते हैं, तो वह मृत्यु के रहस्य को खोजो कि लोग मृत्यु से डरना छोड़ दें। इसके लिए वो कठोर तपस्या करते हैं और एक ऐसा यंत्र बनाते हैं। तो उनके त्यागपूर्ण जीवन के बारे में बताया। दूसरी बात बताइए कि किस तरीके से वो अपने जो उनका मरणासन मित्र है उसकी बेटी और उसकी पत्नी का पालन पोषण करने के लिए, जिससे वो बहुत प्रेम करते हैं, छाया देवी को भी वो छोड़ देते हैं ना। उससे विवाह करने का वो वायदा कर चुके होते हैं, पर वो नहीं करते, क्योंकि यदि वो छाया देवी से विवाह कर लेते हैं तो वो अपने मित्र की पत्नी और जो पुत्री है मंजुला उसका पालन पोषण नहीं कर सकते। तीसरा हम उनका जो प्रेम का बलिदान देख रहे हैं वो ये देख रहे हैं कि उन्होंने इतनी तपस्या के बाद जो यंत्र बनाया है, जिसके बाद वो बहुत महान वैज्ञानिक बन जाएंगे, मंजुला की जान बचाने के लिए छाया देवी के प्रस्ताव पर वो सेपरेटस को भी तोड़ देते हैं। तो इस तरीके से इस एकांकी में त्याग और उत्सर्ग और बलिदान की बात कही गई है और साथ में ये बताया गया है कि जो मानव का प्रेम है वो विज्ञान के सामने बहुत महत्वपूर्ण है। यानी कि विज्ञान बहुत तुच्छ है और प्रेम बहुत आगे है। विज्ञान पर प्रेम की जीत बताई गई है और साथ में ये बताया है कि विज्ञान का प्रयोग हम कैसे करें। आज हमने विज्ञान का बहुत दुरुपयोग कर रहे हैं। विज्ञान हमारे लिए एक तरीके से अभिशाप बन गया है। परमाणु बम देखिए, आपने पढ़ा होगा हिरोशिमा और नागासाकी में किस तरीके से परमाणु बम गिरे। लेकिन इसी परमाणु की खोज का हम बिजली उत्पादन में भी प्रयोग कर सकते हैं। तो हमें विज्ञान को वरदान के रूप में, विज्ञान को मानव के हित में और उसका उपयोग करना चाहिए, उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। ये संदेश भी हमको इस एकांकी के माध्यम से बताया। आपको कुछ ना कुछ इसमें से भी याद हो जाएगा और कुछ ना कुछ आपके इसमें से भी लिखा हुआ है। तो आपकी क्या बन गई, ये 2 पैराग्राफ बन गए और ये 2 पैराग्राफ आपके प्रस्तावना बन गई। अब उत्सर्ग में से कोई सा भी प्रश्न आ जाए, चाहे आ जाए, इस उत्सर्ग एकांकी का मुख्य पात्र कौन है, उसकी चरित्र चित्रण की विशेषताएं कीजिए या विशेषताएं बताइए। आप शुरुआत कहां से करेंगे, ये 2 पैराग्राफ से। मान लो आ जाता है उत्सर्ग एकांकी की तात्विक समीक्षा कीजिए, शुरुआत कहां से करेंगे, यहाँ से। मान लो आ जाता है उत्सर्ग एकांकी की कथा सार अपने शब्दों में लिखिए और उसकी कथानक की विशेषताएं बताइए, शुरुआत कहां से करेंगे, इन 2 पैराग्राफ से। आपका काम आसान हुआ है या नहीं हुआ है। ये 2 पैराग्राफ आपको याद करना मुश्किल है और कहीं दूर से नहीं लाने हैं, आपको अपनी किताब में से ही एक तो लेखक का छांट लिया आपने और एक जो आपका पाठ है एकांकी उसका सार छांट लिया।
क्लियर? अब आगे आपको एकांकी कैसे पढ़ना है, अब ध्यान दीजिए आप अपनी एकांकी पर, अपना एकांकी निकालिए और एकांकी पे ध्यान दीजिए। मैंने आपसे कहा था कि जब भी आप एकांकी पढ़ो तो एकांकी मूल संवेदना समझ में आ गई, एकांकी के पात्र आपको जरूर याद होने चाहिए, पात्रों का परिचय आपके समझ में आना चाहिए। तो पांचों पात्र देख लो। डॉक्टर शेखर कौन है? एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक है, आपको उनका परिचय भी मालूम होना चाहिए। दूसरा क्या है? विनय, जो डॉक्टर शेखर का सहायक है। तीसरा कौन है? छाया देवी है, जो शेखर की प्रेमिका है और शेखर ने जिनसे विवाह करने से मना कर दिया था। और मंजुल डॉक्टर शेखर की पुत्री है, लेकिन शेखर ने उनको जन्म नहीं दिया है, वो केवल उनका पालन पोषण कर रहे हैं। वो वस्तुतः शेखर की एक मित्र की बेटी है जिसे वो पाल रहे हैं। और सुधीर डॉक्टर शेखर का नौकर है, सेवक है। क्लियर? कोई दिक्कत? ये मैंने आपको कहा था कि आप बना लेंगे अपना एक चार्ट, ये याद हो गया। अब आप इसको जब पढ़ेंगे तो हमें कुछ कुछ बातों का ध्यान रखना है। आप देख रहे हैं आपको बहुत ही बोल्ड अक्षर में ब्रैकेट में कुछ लिखा हुआ है, डॉक्टर शेखर का अध्ययन कक्ष दिख रहा है। मैंने आपको बताया था ना तात्विक समीक्षा में देश, काल और वातावरण, यानी कि जो एकांकी की घटनाएं हैं वो कहाँ घट रही हैं? देश का मतलब स्थान, कहाँ घट रही है? डॉक्टर शेखर के अध्ययन कक्ष में घट रही है। ठीक है? काल, आप देखिए जाड़े के दिन है, कौन से दिन है? जाड़े के। और समय भी बता रखा है इसने, 7:15 घड़ी है, वहां घड़ी लग रही है। और देखो वातावरण भी बता रखा है कि दीवारों पर स्त्री पुरुष के अनेक रेखांकित चित्र सजे हुए हैं, और क्या कहते हैं, आधे भाग में आकाश और तारे दिख रहे हैं, आधे भाग में नीला पर्दा पड़ा हुआ है, कोने में एक टेबल है, टेबल पे कुछ पुस्तक है, कुछ मासिक पत्र है, एक एपराटस रखा हुआ है, पूरा वातावरण। तो जब देशकाल वातावरण की बात करेंगे तो आपके पास यहां से उदाहरण आ गए कि नहीं आ गए? और दूसरी बात मैंने आपसे कहा था कि रंग निर्देश, कि ये एकांकी मंचीयता का गुण रखता है, यानी कि इसको रंगमंच पर प्रस्तुत किया जा सकता है। तो रंगमंच पर कब प्रस्तुत किया जाएगा? जब लेखक उसके रंग निर्देश दे। तो उसने रंग निर्देश दे रखा है कि रंगमंच की सज्जा ऐसे करें, दे रखा है सारा का सारा, कि जो आप रंगमंच बनाए, जो स्टेज बनाए, उस स्टेज को इस तरीके से सजा दे, ये चीज बना ले। और फिर देखो हर जगह उन्होंने कहा डॉक्टर शेखर अपने अपराटस के एक भाग को ठीक करने के अनंतर रूमाल से अपना मुख पहुंचते हुए, तो जब अभिनेता अभिनय करेगा तो वो ऐसे ही एक्टिंग करेगा, यानी कि सारे रंग निर्देश दिए हुए हैं। यानी कि रंगमंचिता की दृष्टि से ये एकांकी पूरी तरीके से सफल है या नहीं है? तो आप जब पढ़ें तो इन तरीके से पढ़ते जाएं और समझते जाएं कि हाँ, अरे ये वातावरण की बात आ गई, अरे ये देश की बात आ गई, स्थान की बात आ गई, अरे ये काल की बात आ गई। फिर देखिए जब अपन चल रहे हैं, सब लोग शेखर, सब लोग इकट्ठे हो गए। विनय, जी हाँ। शेखर इस समय कितना बजा होगा? शेखर 7:15। हम क्या देख रहे हैं? छोटे छोटे संवाद है, और संवाद क्या कर रहे हैं? कथा को आगे बढ़ाने वाले हैं। ये देखिए वो प्रश्न पूछ रहा है, विनय जवाब दे रहा है। तो जो संवाद आपने पढ़ा था कि संवाद कैसे संक्षिप्त होने चाहिए और कथा को आगे बढ़ाने वाले होने चाहिए, कथा को आगे बढ़ा रहे हैं। अच्छा, आगे जब हम देखें तो जरूरी नहीं है कि सारे संवाद छोटे हैं, कुछ संवाद बहुत बड़े बड़े भी हैं, लेकिन जो बड़े बड़े संवाद है वहां पर लेखक ने शेखर के माध्यम से, वैज्ञानिक के माध्यम से कुछ दार्शनिकता, जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, विज्ञान का क्या महत्व है, हमारे जीवन में मानवीय संवेदनाओं का क्या महत्व है, इन सब का वर्णन किया है। तो वहां पर जो संवाद है वो बड़े भी हो गए हैं, है ना। अच्छा, जब अपन इनकी ये चीजों को पढ़ रहे हैं तो आप देखिए टाइम पीस, पॉकेट वॉच, रिस्ट वॉच, बटन वॉच, एपराटस, ऐसे शब्दों का प्रयोग हो रहा है। क्योंकि भाई क्यों हो रहा है? क्योंकि जो भाषा है वो भाव और विषय के अनुकूल है, पात्रों के अनुकूल है। पात्र कौन है? डॉक्टर साहब। ये शब्द जो बोल रहे हैं वो कौन है? डॉक्टर साहब। और डॉक्टर साहब वैज्ञानिक है, पढ़े लिखे इंसान है, तो वो तो विज्ञान जैसी भाषा बोलेंगे। उनकी भाषा में तो अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग होगा ही होगा। तो जो भाषा है वो कैसी है? पात्रों के अनुकूल है, विषय के अनुकूल है। आप देख रहे हैं, मैं तात्विक समीक्षा की बात बता रही हूँ कि कैसे जो हमारे तत्व हैं उन तत्वों को हम देखते जा रहे हैं कि हाँ, इस एकांकी में ये तत्वों की विशेषता है। उद्देश्य हम पढ़ ही चुके हैं। कथानक मतलब घटना है,
जब हम इस पूरे एकांकी को पढ़ लेंगे, और जैसा कि मैंने आपसे कहा था पढ़ना, आप तो आपने बताया मुझे कि किस तरीके से मैडम, हाँ इसमें एक ना डॉक्टर साहब होते हैं, डॉक्टर साहब ने एक यंत्र बनाया हुआ है, उसका यंत्र का नाम एपराटस रखा हुआ है, और वो यंत्र एक ऐसा यंत्र है जिसमें कि मृत्यु के बाद भी वो आत्मा को आह्वान कर लेते हैं। तो यहाँ घटना ये है कि डॉक्टर साहब अपनी इस जो इतनी महत्वपूर्ण जो उनकी खोज है उसके बारे में आज एक कॉन्फ्रेंस में कुछ बताने के लिए जाने वाले हैं। वो वहां जाने वाले हैं, उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। इतने में उनकी एक बेटी आ जाती है, मंजुला है, और मंजुला अपने सितार के तार सही कर रही है। अब देखिए इस वाले को देखिए, मंजुल तो क्या काम कर रही थी? पिताजी सितार का नया तार चढ़ा रही थी। मैं तो समझती थी कि मेरे जाने के बाद आप सितार संभाल कर रखेंगे, लेकिन आपने मेरी तरह मेरे सितार को भी बुला दिया। मतलब यहाँ पर एक अप्रत्यक्ष रूप से हमको डॉक्टर साहब की एक चरित्र की विशेषता मालूम पड़ी, क्या कि वो अपने काम में इतने डूबे रहते हैं, उनका जीवन बड़ा अस्त व्यस्त है। हमने देखा है, अभी अभी हमने देखा कि उन्होंने शर्ट पहन रखी, पैंट नहीं पहन रखा, बिना पैंट के ही जा रहे हैं वो कॉन्फ्रेंस में। तो उनकी बेटी याद दिला रही है, अरे पापा आपने कोट तो पहन रखा है, पैंट तो पहनी नहीं। फिर वो मोजे ढूंढ रहे हैं, पर मोजे नहीं मिले, बाद में मोजे उनकी कोट के जेब में मिले। तो ये जो चीजें हैं ये भी बता रहे हैं कि जो शेखर है उनका जो जीवन है वो बड़ा अस्त व्यस्त है, क्योंकि वो अपने काम में बड़े डूबे रहते हैं। आगे देखो वो क्या कह रही है, और नहीं तो क्या सितार पर नई तरह चढ़ा कर आ रही हो, देखिए मेरी बोली में खुशी का राग है या नहीं। मतलब इस वाली बात से क्या मालूम पड़ रहा है कि जो मंजुला है वो बहुत संगीत प्रेमी है, उसे संगीत से बहुत प्यार है। क्योंकि डॉक्टर शेखर कह रहे हैं, और अगर कोई तार टूट जाए तो कहती है पिताजी मन टूट जाएगा, मैं बोल भी नहीं सकूंगी। यानी कि उसको संगीत से बहुत प्रेम है। तो जो डायलॉग है, जो संवाद है, वो क्या है? पात्रों को, मतलब कहानी को आगे बढ़ाने वाले हैं, वो पात्रों का चरित्र को उद्घाटित करने वाले भी हैं। और यही बात मैंने आपको बताई थी। तो जब हम एकांकी पढ़े तो इन बातों का ध्यान रखते हुए एकांकी को पढ़े। अच्छा यहाँ देखो, यहाँ पर इसके ये वाली विशेषता आ गई, यहाँ ये विशेषता आ गई। देखो संवाद कितने छोटे हैं, संवाद चरित्र जो पात्र हैं उनके चरित्रों का उद्घाटन करने वाले हैं। जो संवाद है वो संक्षिप्त है, संवाद है वो चुटीले भी हैं। आप ये देखिए कि कई बार ऐसे करके ऐसे वो है डायलॉग, जैसे वो कह रही है कि पूसी को काली क्यों देते हो, वैसी शैतान नहीं कि आपका अपराटस तोड़ दे, वह भी तो एक वैज्ञानिक है। अब देखो थोड़ा सा, पूसी बिल्ली है, मंजुला की बिल्ली है, तो डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि ध्यान रखना मेरे अपराटस का, तेरी पूसी कहीं मेरे अपराटस को ना तोड़ दे। तो वो तो मतलब एक तरीके से मजे ले रही है डॉक्टर साहब के। क्या कह रही है? पूसी भी तो एक वैज्ञानिक है भाई, जैसे तुम वैज्ञानिक सत्य को ढूंढते हो, पूछी दूध दही जैसी पवित्र वस्तुओं को ढूंढती है। तो उनके जो डायलॉग है उन डायलॉग में क्या है? चुटीलापन भी है, थोड़ा हास्य का तत्व भी हमको देखने को मिलता है। तो जब हम पढ़े तो इन बातों के ध्यान रखते हुए अपने एकांकी को पढ़ते चले जाएं। अच्छा, अब जब ये एकांकी पढ़ेंगे तो कहीं कहीं हमको इनके डायलॉग में कुछ ऐसे पैराग्राफ मिलेंगे जहां पर कोई विचार तत्व है, जहां पर बहुत ही भावों का संश्लेषण है। हम उनको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि उनमें से व्याख्या आएगी। यदि ये चीज आपको समझ में नहीं आएगी तो आप कैसे पढ़ेंगे? जैसे मान लो अब ये वाला है, मैंने मृत्यु के उस पार देखने की कोशिश की है। जीवन का आदर्श ही यह है कि जीवन के उस पार देखा जाए। मृत्यु तो सूक्ष्म जीवन का प्रवेश द्वार है। मन शरीर से अलग होकर भी कार्य कर सकता है और शरीर के नष्ट होने पर भी वह गतिशील है। तो मैं आश्चर्य होगा यदि मैं कहूं कि मृत्यु में पीड़ा नहीं है। मृत्यु तो जीवन का एक मोड़ है। जिस प्रकार एक चौड़ा रास्ता जंगल में एक पगडंडी में होकर छिप जाता है और हमें नहीं दिख पड़ता है, उसी प्रकार मृत्यु के बाद जीवन पथ भी रहस्य के वन में प्रवेश कर जाता है और सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर का निखरा हुआ रूप है। जैसे सूर्य मंडल से दिन फैला हुआ है, उसी प्रकार सूक्ष्म शरीर से ये स्थूल शरीर है। यह सूक्ष्म शरीर हमें वैसा ही जुड़ा है जैसे रात्रि के अंतिम प्रहर से दिन। आज का विज्ञान सिर्फ मैटर की खोज करता है, स्पिरिट की नहीं। मैंने स्पिरिट की खोज की है। अब ये पूरा का पूरा एक बड़ा डायलॉग है। तो पहले तो आप एक छोटा सी खामी बता सकते हैं कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा का जो उत्सव एकांकी है उसके कई संवाद बहुत बड़े हैं। जो रंगमंच पे अभिनीत करते समय इतने बड़े संवाद कैसे तो कोई बोलेगा और कैसे कोई सुनकर समझेगा। लेकिन ये इस विषय वस्तु की मांग है क्योंकि वो अपनी चीज को समझा रहे हैं डॉक्टर साहब। और जब हम किसी चीज को समझाते हैं तो फिर वो विस्तार हो ही जाता है, क्योंकि किसी चीज को समझाने के लिए हम उदाहरणों का भी प्रयोग करते हैं नहीं करते? मैं आपको कोई चीज बताती हूँ, उदाहरणों का प्रयोग करते हो। तो छोटी सी बात को भी मैं कितना बड़ा करके समझाती हूँ। क्यों? कि उसके हर पक्ष को मैं समझाने की कोशिश करती हूँ, फिर विभिन्न उदाहरणों से आपको समझाने की कोशिश करती हूँ तो बड़ा हो जाता है। तो इसलिए ये संवाद बड़े हो गए। अब मान लो इसकी व्याख्या आ जाती है तो आप क्या करेंगे? आपको ये मालूम होना चाहिए, जैसे आपके तो ये पैराग्राफ आएगा वहां पर, तो
तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये वाला जो पैराग्राफ है, ये जो संवाद है, वो किसने बोला है? किसने बोला है? डॉक्टर शेखर ने। और किसको बोला है? विनय को बोला है। जब विनय उनसे पूछ रहा है, अब उनके अपैरेटस की जो खोज की है उन्होंने, वैज्ञानिक खोज की है, उसके बारे में जब विनय उनसे पूछ रहा है तो शेखर उसको जवाब दे रहे हैं कि मृत्यु क्या है। उन्होंने बताया, मृत्यु को पता है, मृत्यु को समझाया है कि वास्तव में मृत्यु क्या है। मृत्यु के रहस्य को खोला है इस पैराग्राफ में। क्लियर? ये तो हो गया प्रसंग। क्या हो गया? कि प्रस्तुत जो वाक्यांश है, या प्रस्तुत जो वाक्य है, प्रस्तुत जो गद्यांश है, वो गद्यांश डॉक्टर शेखर के द्वारा विनय को समझाया जा रहा है कि मृत्यु क्या है। उन्होंने मृत्यु के रहस्य को खोला। अब संदर्भ क्या होगा? किताब का नाम, लेखक का नाम कौन है? प्रस्तुत गद्यांश डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा रचित उत्सर्ग एकांकी से लिया गया है। ये क्या बन गया? संदर्भ। और प्रसंग शेखर ने कहा है, विनय से कहा है, और मृत्यु के रहस्य को समझा रहे हैं। ये प्रसंग बन गया। अब हम इसको समझा देंगे। तो वो शेखर क्या कह रहे हैं? मृत्यु के रहस्य को समझाते हुए शेखर कह रहे हैं कि मैंने मृत्यु के उस पार जाने की कोशिश की है। मतलब वो अपने वैज्ञानिक आविष्कार को डिटेल से समझा रहे हैं कि मैंने किया क्या है, इस आविष्कार में क्या किया है। लोग नहीं जानते मृत्यु क्या है, मरने के बाद क्या होता है हम आत्मा का, या मनुष्य कहाँ चले जाते हैं, या मृत्यु क्या है। इंसान मृत्यु से बहुत डरता है क्योंकि वो मृत्यु के बारे में जानकारी प्राप्ति नहीं है उसको, और जो भी अनजानी वस्तु होती है उनसे हमें बहुत डर लगता है। लेकिन हम ये जानते हैं कि जीवन में मृत्यु शाश्वत है, होगी मृत्यु सबकी। तो मन में लोगों की जिज्ञासा तो रहती है। एक साधारण व्यक्ति के मन में भी ये जिज्ञासा रहती है कि वो जाने कि मृत्यु क्या है, मरने के बाद क्या होता है। तो डॉक्टर कह रहे हैं मैंने लोगों की जिज्ञासा, इस समस्या का समाधान खोज निकाला है। मैंने क्या किया है कि मृत्यु के उस पार जाने की कोशिश की है। मतलब मृत्यु के बाद क्या होता है, आत्माओं का जीवन कैसा होता है, मैंने इस पर खोज की है। जीवन का आदर्श यह है कि जीवन के उस पार देखा जाए। वो कहते हैं जीवन का आदर्श मतलब जीवन का लक्ष्य क्या है? केवल खा पी के जीवन जी लेना, धन कमा लेना, ऐशो आराम से रह लेना, क्या ये जीवन है? नहीं। ये कि जीवन का उद्देश्य क्या है। क्या मरने के बाद भी मैं जिंदा रहूंगा, मतलब ऐसे कर्म करूं कि मैं मरने के बाद भी सुख से जी सकूं। जीवन का, तो वो कह रहे हैं मृत्यु तो सूक्ष्म जीवन का प्रवेश द्वार है। तो उन्होंने कितनी अच्छी परिभाषा दी है मृत्यु की, कि मृत्यु क्या है। अरे ये जीवन दो भागों में बटा हुआ है, एक स्थूल और एक सूक्ष्म। स्थूल क्या, जिसे हम देख रहे हैं, जैसे मेरा ये शरीर, ये टेबल, ये किताब, ये कॉपी, ये दुनिया, ये कमरा, मेरी माँ, मेरे बाप, ये सब स्थूल जीवन है। लेकिन एक है सूक्ष्म जीवन। हम बोलते हैं, क्यों बोलते हैं भाई? क्योंकि हमारे अंदर कोई ऐसी प्राण शक्ति है जो हमें दिखाती है, जो हमसे बुलवाती है, जो हमको महसूस करवाती है। अपन सब कहते हैं हर व्यक्ति के अंदर एक आत्मा होती है, कोई जीव होता है, वो सूक्ष्म है। तो जीवन दो तरीके का हो गया, एक स्थूल और एक सूक्ष्म। तो वो कहते हैं कि मृत्यु क्या है, हम स्थूल जीवन जी रहे हैं, इस स्थूल जीवन से जब हम सूक्ष्म जीवन में जाएं तो उसका जो प्रवेश द्वार है ना, वो मृत्यु है। अर्थात हम मृत्यु, मौत प्राप्त करके ही सूक्ष्म जीवन तक जा सकते हैं। यदि आप सूक्ष्म जीवन का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो, सूक्ष्म जीवन से मिलना चाहते हो कि आत्मा क्या है, तो आपको मृत्यु से होकर गुजरना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा है कि मृत्यु तो सूक्ष्म जीवन का प्रवेश द्वार है, मन शरीर से अलग होकर भी कार्य कर सकता है। मैंने ये कहा है कि हमारे क्या है, एक मन है, प्राण है, आत्मा है और शरीर है। और मैंने इस अपैरेटस से ये सिद्ध कर दिया है कि जब शरीर से ये मन अलग हो जाता है मृत्यु के बाद, तो ये फिर कैसे काम करता है। इस अपैरेटस के माध्यम से मैंने ये कार्य किया है। तुम्हें आश्चर्य होगा यदि मैं कहूं कि मृत्यु में पीड़ा नहीं है। वो कह रहे हैं कि तुम सब लोग सोचते हो कि मृत्यु तो बड़ी दुखद है, दुख देने वाली है, पर तुम्हें आश्चर्य होगा जब मैं ये बताऊं कि मृत्यु पीड़ा देने वाली नहीं है। मृत्यु से दुख नहीं होता। देखो इस पैराग्राफ में, इस अनुच्छेद में डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने शेखर के माध्यम से हमारे सनातन धर्म में मृत्यु क्या है, मृत्यु के बाद का जीवन क्या है, गीता का दर्शन प्रस्तुत कर दिया। गीता में कृष्ण ने यही तो कहा है कि मृत्यु क्या है, कपड़ा उतार देना। जैसे आत्मा शरीर बदलती है, जैसे हम कपड़े बदलते हैं, वैसे ही आत्मा शरीर बदलती है। दुख और दर्द या कष्ट नहीं होता है। तो वो कह रहे हैं कि मैं तुमसे कहूं कि मृत्यु में पीड़ा नहीं है, मृत्यु तो जीवन का एक मोड़ है।
क्योंकि जीवन का एक मोड़ है। कैसे अभी हम स्थूल जीवन जी रहे हैं, मृत्यु के बाद हम सूक्ष्म जीवन जीने लग जाएंगे, तो जीवन खत्म तो नहीं हुआ है, जीवन तो चल रहा है। मृत्यु केवल उसका एक मोड़ है। मृत्यु के बाद जीवन एक नए तरीके से शुरू हो जाता है। जिस प्रकार एक चौड़ा रास्ता जंगल में एक पगडंडी में होकर छिप जाता है, वह हमें दिख नहीं पड़ता, उसी प्रकार मृत्यु के बाद का जीवन पृथ्वी रहस्य के मन में प्रवेश कर जाता है। अब देखो उदाहरण देके बताया उन्होंने इस बात को। तो अभी हम जी रहे हैं, हमें मृत्यु नहीं दिखती, और मरने के बाद भी मृत्यु नहीं दिखती कि जीवन कैसा है। जैसे मान लो हमारा कोई प्रिय व्यक्ति मर गया है, हमें नहीं मालूम कि मृत्यु के बाद क्या हुआ है। वो कह रहे वो बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आप किसी जंगल में जा रहे हो, और जंगल में आप रास्ते में जा रहे हो, रास्ते में आप सड़क देख रहे हो, तो क्या देखते हैं अपन, जब सड़क दूर तक चली जाती है तो आपको दूर तक दिखाई देती है क्या? पतली होते 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 तो क्या होती है सड़क? तो क्या सड़क वास्तव में खत्म हो जाती है? सड़क तो होती है पर वो हमारी आंखों को दिखाई नहीं देती। बस मृत्यु के बाद जीवन तो होता है पर वो हमें अपनी आंखों से दिखाई नहीं देता। ये उदाहरण देके उन्होंने इस चीज को समझाया है। सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर का निखरा हुआ रूप है। और फिर वो बता रहे हैं दुखी मत हो, मरने के बाद जो सूक्ष्म शरीर होता है ना, वो तो स्थूल शरीर से भी ज्यादा पावन और पवित्र होता है। जैसे सूर्य मंडल से दिन फैला हुआ है, उसी प्रकार सूक्ष्म शरीर से ये स्थूल शरीर बना है। उसी सूक्ष्म शरीर से ये स्थूल शरीर बना है। वो सूक्ष्म आत्मा है और उस पर ये मांस मज्जा चढ़ गई, बस तो क्या बन गया? शरीर बन गया। जैसे सूर्य की रोशनी पूरी दुनिया को प्रकाशित कर देती है, ऐसे ही वो सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर का रूप धारण करके दुनिया में दिखने लग जाता है। ये सूक्ष्म शरीर हमसे वैसा ही जुड़ा है जैसे रात्रि के अंतिम प्रहर से दिन, जैसे क्या होता है रात बीतती है और रात के बाद क्या होता है सुबह निकलती है, ऐसे ही ये जीवन चलता रहता रात्रि की तरह, और मृत्यु हुई और सूक्ष्म जीवन शुरू हो जाता है। तो कितने उदाहरण देके वो इस बात को समझा रहे हैं कि मृत्यु आखिर है क्या। इसीलिए कहते हैं कि आज का मतलब शेखर ने आज के विज्ञान पर भी थोड़ा व्यंग्य किया है कि आज के जो वैज्ञानिक हैं वो केवल मैटर की खोज करते हैं, केवल भौतिक वस्तुओं की खोज करते हैं। हवाई जहाज बना लिया, टेलीविजन बना लिया, ये दवाई बना ली, वो दवाई बना ली, केवल मैटर की खोज करते हैं, केवल भौतिक वस्तुओं की खोज करते हैं। पर मैंने तो आत्मा की खोज की है, मैंने तो उस चीज की खोज की जो सूक्ष्म है, जिसे दुनिया देख नहीं पाती है। तो ये हो गई पूरी व्याख्या। क्या हो गई ये पूरी व्याख्या? हमने क्या किया? पहले संदर्भ लिखा। क्या लिखा हमने? कि उपर्युक्त गद्यांश डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा रचित उत्सर्ग एकांकी से लिया गया है। फिर हमने प्रसंग लिखा। प्रसंग में हमने क्या लिखा? कि प्रस्तुत जो वाक्य है वो डॉक्टर शेखर द्वारा बोला जा रहा है और वो विनय को मृत्यु का रहस्य बता रहे हैं। क्लियर? ये हो गया क्या? प्रसंग। फिर व्याख्या जो मैंने बताई आपको समझा दिया, पूरा जो पैराग्राफ है वो मैंने समझा दिया। उसके बाद आप नीचे वही जैसे अपन उसमें लिखते थे ना, तो यहाँ दे देंगे साहित्यिक विशेषताएं। साहित्यिक विशेषता में पहला पॉइंट तो यही कि डॉक्टर विनय के द्वारा मृत्यु के रहस्य को समझाया गया है, मृत्यु को परिभाषित किया गया है कि मृत्यु तो सूक्ष्म जीवन तक पहुंचने का एक द्वार है। संक्षिप्त में बता दिए। फिर उसके बाद आप बता देंगे भाषा कैसी है। हिंदी की खड़ी बोली का परिमार्जित भाव और विषय के अनुकूल है, ऐसे शब्द बोले जा रहे हैं जैसे डॉक्टर साहब बोलते हैं। ठीक है। और एक चीज हम क्या कहते हैं? दार्शनिकता। मृत्यु क्या है, जीवन क्या है, मरने के बाद जीवन क्या होता है, इन्हें दार्शनिक कहते हैं। तो हमें क्या दिख रहा है? इसमें दार्शनिक शैली है। वैसे तो शैली संवादात्मक मैंने आपको बताया था कि एकांकी की जो शैली होती है वो नाटकीय शैली होती है, लेकिन जो विषय वस्तु हम यहाँ पढ़ रहे हैं वो क्या है? दार्शनिकता भरी हुई है, तो दार्शनिक शैली है। तो आप इस तरीके की चीजें बताते जाएंगे। साथ में ये बता देंगे कि जब हम इसको पढ़ते हैं तो हमें हिंदू धर्म के गीता दर्शन की याद आती है। गीता में भी यही कहा गया है कि मृत्यु वस्त्र बदलने जैसा है, इसमें भी यही कहा है। ठीक है। हमारे हिंदू धर्म सनातन धर्म में मृत्यु को जीवन का उत्कर्ष बताया है, चरम उत्कर्ष बताया है। धर्म अर्थ काम और मोक्ष, तो वो मृत्यु को पीड़ादायी नहीं मान रहे। हम लोग भी जो हमारे हिंदू धर्म में भी मृत्यु को पीड़ादायी नहीं बताया। मृत्यु तो लास्ट में आनी है। और मृत्यु क्या है? अपने जीवन का चरम उत्कर्ष। काम ऐसे करो कि आप मोक्ष को प्राप्त करो। मोक्ष क्या है? मृत्यु नहीं है, लेकिन अच्छे काम के बाद जब आत्मा परमात्मा से मिल जाती है उसको हम मोक्ष कहते हैं। क्लियर? तो इस तरीके से हमारे हिंदू जो धर्म और सनातन धर्म है उसका प्रभाव देखने को दिख रहा है। गीता दर्शन के चिन्ह भी हमें इसमें दिखाई दे रहे हैं। दार्शनिक शैली है, हिंदी की खड़ी बोली का परिमार्जित रूप है, भाषा भाव और विषय के अनुकूल है। ये क्या हो गया आपका नीचे का साहित्यिक विशेषता है। याद है आप जब वो लिखते हैं व्याख्या लिखते हैं तो संदर्भ एवं प्रसंग बता दिए, फिर व्याख्या और फिर नीचे आता विशेष।
उस विशेष में आप ये वाले पॉइंट लिख दीजिए जो मैंने आपको बताया। इन बातों को ध्यान रखते हुए आपको हर एकांकी पढ़ना है। आज मैंने आपको मुख्य रूप से दो चीजें बताई हैं बेटा। एक तो ये कि आप अपने किसी भी प्रश्न का उत्तर कैसे प्रारंभ करेंगे। छोटा सा पहला पैराग्राफ लेखक का परिचय, छोटा सा दूसरा पैराग्राफ पाठ का परिचय, फिर अपना मूल प्रश्न आ गया, उसका हेडिंग डाल दिया। मान लो आपके आ गया तात्विक समीक्षा, तो आपने लिख दिया उत्सर्ग एकांकी तात्विक समीक्षा। फिर एक एक तत्व लेते गए और उनको सिद्ध करते गए, उदाहरण दे देके अपने इसमें से। क्लियर? और दूसरी बात मैंने आज आपको समझाई है कि व्याख्या आपको कैसे करनी है। गद्य में से जब व्याख्या आ जाए तो आपको व्याख्या कैसे करनी है। आपको समझ में आया अच्छे तरीके से? उद्देश्य भी तो दिखाते हैं। किस उद्देश्य? तो तात्विक समीक्षा में आएगा ना। तो उद्देश्य हम देख ही चुके हैं, विज्ञान पर मानवीय प्रेम की जीत। इसका उद्देश्य यदि मैं एक लाइन में कहूं तो क्या है? विज्ञान पर मानवीय प्रेम की जीत। विज्ञान सब रखा रह जाता है, मानवीय प्रेम सबसे बड़ी चीज है। ये संदेश, ये प्रेरणा, ये उद्देश्य है इस एकांकी का। क्लियर बेटा?